गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, मलिकपुरा, महावीर इंटर कॉलेज। और कल हम लोगों ने प्रॉमिस किया था ग्रामीण विकास पढ़ने के लेकिन कक्षा 11 की किताब से भी कुछ हम देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा इसमें भी है, तो ये 11-12 दोनों मिला के ही पूछता है। तो इस बार 100 नंबर का ही पेपर है। तो 11 में करीब 9 चैप्टर हैं, आसान चैप्टर हैं, वो आप लोग जानते भी हैं, बचपन से देखते पढ़ते आए हैं पर्यावरण शिक्षा में। तो आइए इसमें कुछ देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। वही शुरुआत में पर्यावरण आपका शिक्षा है, और संसाधन, शक्ति, जनसंख्या विस्फोट, भूमि क्या है, भूमि प्रयोग क्या है, भूमि उपयोग क्या है, और खतरनाक औद्योगिक कृषि उत्पाद क्या है। यही इसके कंटेंट्स हैं। ये पर्यावरण शिक्षा आपका पहला चैप्टर है, पर्यावरण शिक्षा। और खंड का में आपका पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास दोनों रहता है। ख में उद्यमता विकास होता है। तो पर्यावरण शिक्षा को हम देखते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो वही परिधन आवरण से बना हुआ जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। और ये शब्द के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इन्वायरमेंट भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, ये मुख्य रूप से 5 तत्व हैं जिसको अक्सर हम लोग कहते हैं। तो यही हमारे चंद्रमा पर तो जीवन है ही नहीं है। और साथ ही साथ कई परिभाषाएं दी हैं। एक विद्वान जो है तास्ले साहब ने भी कहा है कि चारों ओर पाई जाने वाली प्रभावकारी दशाएं का वह योग जिसमें जीव रहते हैं, मतलब जो चारों ओर आपके प्रभावकारी दशाएं हैं, जंगल, ज़मीन, जलवायु जो भी है, इसी में जो जीव रहते हैं उसे वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। तो इनका क्षेत्र भी है 4 तरह का में है। स्थल ज़मीन है, वायु है, जल है, और जैव मंडल है जिसमें वनस्पतियाँ वगैरह पाई जाती हैं। तो इसके प्रकार भी आप देखें तो भौतिक प्रकार है, और सांस्कृतिक जो आप मानव निर्मित है आपका, ये भी है। और पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव बहुत ही है, पठार का भी, हर चीज़ का है प्रभाव। तो इसको भी हम पेज में आपको देंगे। और पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, छोटे क्वेश्चन में ये आ सकता है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी अक्सर पूछता है, इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी में हम जीवों के अध्ययन का विज्ञान है। इकोलॉजी जीवों के अध्ययन का विज्ञान है। और पर्यावरण शिक्षा क्या है, पर्यावरण के विभिन्न अंगों, संसाधनों, संतुलन, सदुपयोग, दुरुपयोग को जो हम पढ़ते हैं वही हमारा पर्यावरण शिक्षा है। और पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तास्ले साहब ने एक लाइन में कह दिया कि चारों ओर पाई जाने वाली प्रभावशाली दशाएं। और पारिस्थितिक से आपसे अक्सर पूछता है, पारिस्थितिक से आपका क्या तो संबंध है। तो जीवों के अध्ययन का विज्ञान, इकोलॉजी भी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये है पर्यावरण। संसाधन, शक्ति, ऊर्जा, जल और वायु का क्या अर्थ है। ये पर्यावरण के संसाधन हैं हमारे, और ये इन्हें हम संसाधन कहते हैं, रिसोर्स इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो इसमें संसाधनों को अगर हम वर्गीकरण करें तो जैविक होता है, एक अजैविक होता है। तो इस जैविक में सभी प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े, सब वनस्पति, पेड़ पौधे। और अजैविक जो होता है वह भूमि, जमीन, जल, जंगल और सौर ताप, पर्वत, पठार, मैदान, ये अजैविक में आ जाते हैं। शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं जैसे खनिज, ईंधन, कोयला, लकड़ी का कोयला, ये ऊर्जा के स्रोत हैं हमारे। और परंपरागत स्रोत तो हमारा कोयला है जिससे हम बिजली ताप गृह बनाते हैं, और बहता हुआ जल है जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आणविक ऊर्जा गैर परंपरागत अगर आपसे पूछे तो गैर परंपरागत में आप जो सोलर एनर्जी बना रहे हैं, वायु से शक्ति बना रहे हैं, समुद्र के जो आर्भाटा से आप शक्ति बना रहे हैं। और ऊर्जा के कुछ अपरंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा आपका हो ही गया, और सोलर वाटर हीटर हो गया, भारत पवन ऊर्जा हो गया, ज्वार, टाइड एनर्जी कहते हैं, ज्वार शक्ति जो समुद्र में लहरें उठती हैं, इससे हम बनाते हैं। और इसके अंदर और अगर इम्पोर्टेंस में देखा जाए, जल शक्ति का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बिजली का उत्पादन इससे होता है, तेल से, कोयला से, जल से। और एक बायोमास जो किसान का पराली भूसा है, इसको भी आप ले सकते हैं।
तो ये भी है, लेकिन जल शक्ति यहाँ ले रहा है, तो इसलिए जल, कोयला और तेल, इससे में हम जल शक्ति का महत्व है। इससे हमें सस्ता साधन मिलता है, परिवहन का कम परिवहन लगता है, गंदगी भी कम ही होती है और श्रम भी कम लगता है। और खनिज संसाधन अगर आपसे पूछता है तो खनिज संसाधन में आप बहुत हैं, जैसे शक्ति का है कोयला, खनिज तेल, थोरियम, यूरियम, और खनिज संसाधन में लौह अयस्क भी आपका पाया जाता है, लोहा ज़मीन से, यूरेनियम पाया जाता है। और ये आपका है खनिज तेल की भी जो है, खनिज तेल भी हैं आपके। भूमि संसाधन क्या है, देखिए भूमि संपूर्ण जीवन का आधार है और इससे सभी आवश्यकताएं आपकी पूरी होती हैं, जैसे सड़कें, रेल, ट्रेन, पटरी, ये सब जो है आपका ये भूमि संसाधन के अंतर्गत आता है। ये भगवान ने आपको दिया है। पशुपालन, ये सारी चीज़ें। और खाद्य संसाधन में जनसंख्या विस्फोट देखिए निरंतर बढ़ रही है, तो ये खाद्य विशेषज्ञों ने ये कहा भी है कि एक समय 2085 तक का अनुमान है कि बहुत अनाज की कमी हो जाएगी। और ये सुनने में बुरा अवश्य लगता है, किंतु जैसी स्थिति अभी है उसे आंख बंद करके मान लेना तो बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। और इसमें जो मानव की 3 इम्पॉर्टेंट है, भोजन, वस्त्र और आवास, रोटी, कपड़ा और मकान जिसे हम कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानव के लिए है। और अगर इसमें अगर हम जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हमारे लिए दिक्कत होगी। और उसके बाद शक्ति के 4 संसाधनों का उपयोग करिए। तो शक्ति के से आपका क्या तात्पर्य, कोयला, खनिज तेल, जल, विद्युत, अणु शक्ति। तो शक्ति के यही आपके 4। ऊर्जा संरक्षण के क्या उपाय हैं, बिजली और भंडार की तकनीकी अपनाकर, पेट्रोलियम भंडार की तकनीकी सही उतारकर 15% आप ऊर्जा बचा भी सकते हैं। तेल की बचत करना चाहिए। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए, तो कोयला है आपका, खनिज तेल है। अपरंपरागत होता तो सोलर एनर्जी हो जाता। और वनों के आप 4 लाभ बताइए, तो वन के आप लाभ में 12 में भी बता चुका हूँ आपको। इससे वर्षा होती है, जलवायु ठीक रहता है, भूमि का कटाव नहीं होता है। और गोबर गैस प्लांट का महत्व बताइए, गोबर का खाद के रूप में उपयोग करना, बिजली बना लेने के बाद इसका उपयोग ईंधन में हो जाता है। तो भारत के खनिज संसाधन की क्षमता लिखिए, तो भारत में खनिज संसाधन विशाल भंडार है आपके पास। और जैसे पाए जो लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, जिप्सम, नमक, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। रासायनिक खाद के खतरे बताइए, तो इससे पानी, मिट्टी दोनों प्रदूषित हो जाते हैं। मिट्टी में खारापन बढ़ जाता है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, देखिए ऑक्सीजन यहाँ 21% दिया हुआ है, नाइट्रोजन आपका करीब 78% है, लेकिन यहाँ 80 दिया हुआ है। और बाकी 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और जल वाष्प आ जाता है। तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन 21% और करीब 78-80 यहाँ दिया है, 78% करीब नाइट्रोजन रहता है इसके अंदर वायु में। पर्यावरण संसाधन में मिट्टी, खनिज पौधे तथा जंतु का क्या महत्व है। तो मिट्टी का देखिए, मिट्टी को मृदा भी कहते हैं, इसका बहुत ही उपयोग है। मिट्टी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। तो मिट्टी ही हमारी संस्कृति भी है और मिट्टी हमारे जीवन का आधार भी है। तो भारत में बहुत प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है। दोमट मिट्टी में आप जो है गेहूँ, चना, मक्का लेते हैं। और काली मिट्टी है, ये भी बहुत अच्छी मिट्टी पाई जाती है। लाल अथवा पीली मिट्टी होती है। लैटराइट मिट्टी जो होती है, ये चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। और बलुई मिट्टी है, इसमें रेत का अंश होता है। और पर्वतीय मिट्टी है, इसमें भी आप पथरीली कंकरीली मिट्टी होती है। भारतीय मिट्टी की समस्या, फसलों को हेर फेर करके उगाना चाहिए, मगर आपको मिट्टी सही रखनी है। उर्वरकता घटती जा रही है, देसी खाद का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक, रसायन उर्वरक जो है आप थोड़ा कम प्रयोग करें। मिट्टी का कटाव क्या है, मिट्टी अपदरन पूछ लेता है, इरोजन। तो मिट्टी का सॉयल अंग्रेजी में मिट्टी को कहते हैं। और इससे जो है तीव्र मूसलाधार वर्षा अगर होती है तो ये कटाव हम लोग को देखने को मिलता है। गाजीपुर में भी कई कटाव होते हैं मिट्टी का। तो पेड़ अगर रहते तो वहाँ कटाव नहीं होता, लेकिन ये मिट्टी का कटाव जो है जब तेज़ हवा, पानी बरसता है तो अक्सर देखने को मिलता है। बाढ़ में भी आप पढ़ते होंगे, कई गाँव बह गए। और मृदा संरक्षण के उपाय अगर आप करें तो हरी खादों का प्रयोग करना चाहिए और गहरी जुताई करनी चाहिए। और पशु संबंधी उपाय, मतलब
करें तो पशुओं का चराई पर नियंत्रण करना चाहिए, अनियमित रूप से चरने पर प्रतिबंध होना चाहिए, और पशुओं के खुर से जो है मिट्टी उखड़ती है, इसको जो है बचाना चाहिए। वन लगाने चाहिए, उनके कटान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये चीज़ें हैं हमारी। और खनिज संसाधन तो आपको मैंने बताया है कि बहुमूल्य धातुएं, सोना चांदी, ये सब हमारा लोहे की समान और हल्की धातुएं, एल्युमिनियम आदि, ये सब हमारे खनिज संसाधन हैं और खान से हमें इसकी प्राप्त होते हैं। और वनों का महत्व आप जान ही रहे हैं कि वन जो है हमारे लिए रक्षात्मक कार्य करता है, उत्पादक कार्य करता है, इमारती लकड़ी देता है, और बाढ़ से हमें बचाता है, भूस्खलन से बचाता है। भूस्खलन मैंने 12 में बताया है आपको, सूखा से बचाता है। और वन का मनुष्य से बहुत ही अच्छा नाता है। और वन विनाश अगर आप करेंगे तो आपको कच्चे माल की भी औद्योगिक कमी हो जाएगी, वर्षा भी आपकी कम होगी। वनों के अगर प्रकार देखें तो ये उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण और शंकुवृक्षी वन आपके भारत में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और भारत में वनों का क्षेत्रफल करीब अगर देखा जाए 2013 में इसकी गणना हुई थी 663 लाख हेक्टेयर, लेकिन अभी करीब 7 लाख हेक्टेयर के आसपास है वन, क्योंकि वनों को बनाया गया है। सदाबहार वन होते हैं ये, इसके अंदर ताड़, बांस, ये इस तरह के पेड़, आबनूस के पेड़ होते हैं सदाबहार वन में। और ये पर्वतों पर अक्सर मिलता है। इसमें वनस्पतियाँ भी आपको प्राप्त होती हैं। वन्य जंतु एवं संरक्षण, जंतुओं के संरक्षण के लिए नियम भी बना वन्य जीव संरक्षण का, और 1972 में ये अधिनियम पारित हुआ। 82 और 86 और 91 में इसका संशोधन भी हुआ कि जो है हमें इनको, जैसे हिरण वगैरह ये सब मारना गलत चीज़ है, इसके अंदर एक्ट बनाया गया वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और 88 में इसका संशोधन भी हुआ। और इसमें वही चीज़ थी कि जो है आप जो वन वाली भूमि है उसको काटा ना जाए, खेती के लिए ना बनाया जाए, और साथ ही साथ जो है इसके अंदर जो है आपको शिकार करना ये सब मना है। भारत में राष्ट्रीय पार्क कौन कौन तथा अभयारण्य, ये अक्सर पूछ लेता है। तो देखिए काजीरंगा जो है ये पार्क है आपका, ये आप पाया जाता है। काजीरंगा आपका असम में है, अक्सर जीके का क्वेश्चन भी है। काजीरंगा सेंचुरी कहाँ है पार्क, तो ये असम में है। और पालामऊ राष्ट्रीय पार्क ये आपका बिहार के डाल्टन ज़िले में है। हजारीबाग पार्क ये भी 1954 में बना था। और चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में चिल्का झील है। और राष्ट्रीय कॉर्बेट पार्क आपका पूछ लेता है, ये कहाँ है, तो ये 1935 में बनाया गया था। प्रथम राष्ट्रीय पार्क यही था आपका कॉर्बेट, 1935 में उत्तराखंड में है, नैनीताल गढ़वाल ज़िले के मध्य में है। ये छोटे छोटे जी के क्वेश्चन हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है, 1955 में। पहला तो आपका वही कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। और उसके बाद आपका अन्नामलई अभय वन कहाँ है, तो अन्नामलई अभय वन नाम से ही तमिलनाडु में कोयम्बटूर में ये है। इसके साथ साथ इसमें और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको पेज में दे देता हूँ कि मृदा अवक्रमण क्या है, मृदा प्रदूषण से आपका क्या समझते हैं, वनों के 4 लाभ बताइए, भारत की कौन सी मिट्टी रत्नगर्भा कहलाती है। भारत के दक्षिण पठार की मिट्टी रत्नगर्भा कहलाती है। ये काले रंग की होती है, इसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है और नमी को रोक सकती है। लोहा पोटाश चूना भी इसके अंदर अधिक पाया जाता है। कपास के लिए, गेहूँ और तिलहन की उपज के लिए रत्नगर्भा मिट्टी आपकी बहुत ही प्रभावी है। तो ये करीब 3 चैप्टर इसमें छात्रों हो गए हमारे। 4 औषधि पौधों के नाम लिखना है तो आपको नीम लिख सकते हैं, अश्वगंधा, एलोवेरा, तुलसी, सर्पगंधा, ये आप औषधि पौधों के नाम भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो वीडियो लंबा हो रहा है छात्रों, और मैं इसे लंबा नहीं करना चाहता। पेज में मैं इसके इम्पोर्टेंट्स आपको दे देता हूँ। संसाधन और जनसंख्या विस्फोट, ये अगला हमारा चैप्टर रहेगा। 9 ही चैप्टर है, 3 करके 3 वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे और इसको आप जानें, क्योंकि ये जीके भी है आपका एक तरह से, और साथ ही साथ आपका ये इसमें आप अगर इसको जानते हैं तो आपके लिए पर्सनल भी, व्यक्तिगत रूप से, गांव समाज के लिए और आने वाले परीक्षाओं में अब नेशनल पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है,
तो चिल्का झील कहाँ है, ये तमाम तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये जीके के भी प्रश्न हैं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें छात्रों। मेनी थैंक्स। और जुलाई में देखते हैं स्कूल खुलता है तो आप लोग कक्षा 11 के छात्र आएँ अपनी फीस जमा करके और क्लास में। और नए एडमिशन जो है वो मैंने आपको वीडियो दिया है कि वाई व्यवसायिक शिक्षा क्यों पढ़ना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा क्या है। पॉलिटेक्निक में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है आपको। इंजीनियरिंग के ट्रेड में जाने के लिए आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपकी अच्छी मदद कर सकता हूँ। मेनी थैंक्स।